बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका इजराइल। आज जैबर की शहादत को 40 दिन हो गए। असलम की शहादत को अपना गम मनाने, जो बच्चे ईरान में शहीद हो गए, हम उनके लिए अपना अफसोस जताने के लिए आए यहाँ पर। सामने से नुमाइंदे वली फ़क़ीह आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ग्राउंड रियलिटीज को उन्हें कोई कुछ पता नहीं है। कितने जेट उनके गिर रहे हैं, कितने पायलट जा रहे हैं, उनको लास्ट मोमेंट में बताया जाता है जब नुकसान हो जाता है। हर खातून के साथ एक एक छोटे छोटी बच्चियां भी मौजूद है, जिनकी किसी की उम्र 2 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपकी मुलाकात रहबर शहीद से होती तो आप उनसे क्या कहते। तो वो बच्चे अपने यहाँ पर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं और मैं इसमें एक स्टिकी नोट आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ईरान के भाइयों, जो आला से जन्नत अता फरमाए अल्लाह सब। एक बार ईरान के साथ बातचीत पेट की टेबल पे आए, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार था, कई राउंड बातचीत भी हो चुकी, उसके बाद पीछे से हमला कर दिया गया। बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ये इजराइल का झंडा है। लोग यहाँ पर इस पर अपने पैर मार रहे हैं, अपना जूता मार रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अमेरिका का झंडा है, लोग इसमें भी लात मार रहे हैं और यहाँ भी इसका भी ताबूत तैयार हो चुका है। यकीनन इस दौर की अगर करबला कहीं को देखने को मिली है, अगर इमाम हुसैन का मिशन कहीं देखने को मिला है, तो वो सरजमीन ईरान पर मिशन देखने को मिला है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। सर, आप जो ये अपना रक्तदान कर रहे हैं, ये रक्तदान किसके लिए कर रहे हैं? जो मतलब जिसको जरूरत है उसके लिए कर रहे हैं। अशांति तो लोगों के दिलों में है, यहाँ पे अमली तौर पे कोई अशांति नहीं है। अशांति इस बात की है कि जब शांति पसंद आदमी को शांति से ना रहने दिया जाए तो वो शांति करता है। सर, ये कैंप का क्या पर्पस है? ये कैंप क्यों लगाया गया है यहाँ पर? ये कैंप लगाने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमारे आयतुल्ला खामनेई उनकी शहादत के अखराजात में, यानी कि हम लोग ने उनके लिए उनको डेडिकेट करके उनके ट्रिब्यूट में हम लोग ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? याद शोहदा शोहदा का ये मकसद है, जो ईरान के साथ और अमेरिका इसराइल जुल्म ज़ाती कर रहे हैं, और वो उनको, जैसे अमेरिका है, इसराइल जो जुल्म कर रहे हैं, ज़ाती कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान इसमें अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। कि ये वही बच्ची है जब सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हुई थी, तो सैयद अली खामनेई साहब के साथ इस बच्ची की भी शहादत हुई थी। ये किसकी फोटो आप पकड़े हुए हो? खमराई साहब की। और कुछ कहना चाहोगी आप? लब्बैक या खमराई साहब। बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका इजराइल। जिसमें बच्चे का एक का ये मैसेज लिखा हुआ है, पहले सलाम कहते हैं, उसके बाद उनको मुबारकबाद देकर उनसे कहते, आगा मेरे कोई नहीं जिसे मैं इमाम सिपाही बनाऊं और दीन। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल कंडेम करने वाली बात है कि ये किस तरीके से आपने ये चीजें अंजाम दी है, और इस तरीके की चीजों पे करने के ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है आपके ऊपर। अगर दुनिया में परेशानी है ऑयल और गैस और सप्लाईज की, तो उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? अमेरिका एंड इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल। तो आज दुनिया इतनी परेशान है, 8 करोड़ जनता परेशान है। दोस्तों आदाब, मैं दानिश नदीम। इस वक्त द देश बोर्ड की टीम मौजूद है बड़े इमामबाड़े लखनऊ में। आज जनाब अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब, जो कि आयतुल्ला मुश्तबा खामेनेई साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, आज उनका एक खुसूसी खिताब होने जा रहा है बड़े इमामबाड़े में। आगा तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, इस प्रोग्राम का नाम है याद शोहदा। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रोग्राम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, हर छोटी से छोटी खबर इसी वीडियो में आपको मिलेगी। याद शोहदा है प्रोग्राम में हकीम इलाही साहब ने क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस पूरी वीडियो में आपको वो पूरे प्रोग्राम का एक एक चीज़ बताई जाएगी, एक एक चीज दिखाई जाएगी। जुड़े रहिए दोस्तों। शिया सुन्नी दोनों समुदाय ने मिलकर के आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए जो तैयारियां की हैं, वो तैयारियां देखने लायक हैं और काबिल तारीफ। शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई साहब के लिए जो जज्बा शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के नौजवानों ने दिखाया है, वो इस वक्त देखने के लायक है।
काबिल तारीफ है। आइए हम साथ ही साथ आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि लोगों ने यहाँ पर एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए और अपना एक मैसेज शांतिपूर्ण भावना से देने के लिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैमरामैन ये दिखाएं, इजराइल डिड दिस, इजराइल डिड दिस। ये सारे वो फोटोज हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल के जो भी मिसाइल्स अटैक हुए, जो उनकी आर्मी की तरफ से जो भी अटैक ईरान है, उनमें इन बच्चों की मौतें हुई हैं और इनके ये हालात है। ये सारी तस्वीरें आपको इसी जो इजराइल अमेरिका वॉर की है, ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारा काम शिया सुन्नी समुदाय के नौजवानों का है, जो इस जरिए से, इस तरीके से अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट पेश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण है। आइए साथ ही साथ हम आपको और भी दिखाते चलें। ये एक एक फोटो प्लीज कैमरामैन आप इन सारे फोटोज को दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज में। सैयद माजिद अली हकीमी इलाही साहब के खिताब को सुनने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। आइए साथ ही साथ मैं आपको और भी जो प्रोटेस्ट के लिए इसमें नौजवानों ने जो मेहनतें की हैं वो भी आपको साथ ही साथ दिखाते चलें। यहाँ पर लिखा हुआ है इनको किस गुनाह में कत्ल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 100 से 150 बच्चों के यहाँ पर फोटोज लगे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि इन बच्चों का क्या गुनाह था और इन बच्चों को किस गुनाह में आपने कत्ल किया है। ये सवाल पूछा जा रहा है अमेरिका से और इजराइल से। इसका जवाब अमेरिका और इजराइल को देना होगा, एक ना एक दिन जरूर देना होगा कि इन बच्चों का क्या कसूर था, इनको क्यों कत्ल किया गया। साथ ही साथ हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे यहाँ पर जगह जगह पर ये स्टिकी नोट चिपका रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपकी मुलाकात रहबर शहीद से होती तो आप उनसे क्या कहते। तो वो बच्चे अपने यहाँ पर छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं और मैं इसमें एक स्टिकी नोट आपको पढ़ करके सुनाता हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ईरान के भाइयों जो आला से जन्नत अता फरमाए अल्लाह सब। एक स्टिकी नोट पर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा मकसद शहादत। एक यहाँ पर और मैसेज एक किसी बच्चे का है, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है यू शुड हैव मेड न्यूक्लियर किलिंग इनोसेंट पीपल्स मोस्ट ऑफ द डाई द एंटायर जियोनिज्म मस्ट बी फिनिश्ड। साथ ही साथ ये सारे मैसेजेस यहाँ की आवाम ने इस बैनर पर लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब की बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है और ये वो शोहदा हैं जिनकी शहादत इस जंग में देखने को मिली है। इब्राहिम हादी साहब, मेहदी अल मुहंदिस, इब्राहिम रईसी साहब, हाजी कासिम सुलेमानी साहब। देखिए ये इनके फ़ोटो के साथ एक स्टिकी नोट्स, यहाँ पे हर मजहब व मिल्लत के लोग आए हुए हैं और रहबर की शहादत के बाद पूरी दुनिया जाग उठी है कि क्या हुआ। उसमें किसी मजहब की क़ैद नहीं है, हर इंसान उनसे हमदर्दी रखता है और ये कह रहा है कि नहीं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और बहुत ज़्यादा गलत हुआ और ये जुल्म है। एक बार ईरान के साथ बातचीत की टेबल पे आए, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार था, कई राउंड बातचीत भी हो चुकी, उसके बाद पीछे से हमला कर दिया गया। फिर जब ईरान ने जवाब दिया, जब इजराइल हारने लगा तो इसी अमेरिका ने इजराइल के कहने पे वो करा दिया, सीज फायर कराया। खैर फिर बातचीत चलती रही, दूसरे राउंड में फिर देखिए यही किया गया, धोखा दिया गया। ये कैसे दुनिया के लोग हैं, सारी दुनिया इस जुल्म पे खामोश है। आप बताएं इंटरनेशनल कानून किसने बनाया? यही वेस्ट ने बनाया है कि स्कूल पे हमला नहीं कर सकते, अस्पताल पे हमला नहीं कर सकते। देखिए पत्रकारों को दिखाया, कितने सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके शर्ट पे, जैकेट पे बड़ा बड़ा प्रेस लिखा जाता है, उन्हें डायरेक्ट गोली मारी जाती है। यानी दुनिया ने जितने भी कानून बनाए उस सारे कानून को एक एक करके धज्जियाँ इजराइल 2 साल 2.5 साल से लेके आज तक उड़ा रहा है और पूरी दुनिया खामोश है। अगर कोई बोल रहा है तो वो ईरान है। ईरान का कहना जुल्म कहीं भी होगा, किसी पे भी होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। शायद इसीलिए इजराइल और अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप देख सकते हैं ना, भाई ने बहुत खूबसूरत बातचीत की है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, जर्नलिस्ट किल्ड बाय इजरायली फोर्सेस सिंस अक्टूबर 2023, 2023 से लेकर आज तक यानी 6 अप्रैल 2026 तक इतने जर्नलिस्ट, हमारा भी एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 40-50 से ज़्यादा फोटोज लगे हुए हैं जो
अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के द्वारा सीधी गोली मारी गई है इन जर्नलिस्ट को, जो वहां का सच दिखा रहे थे, जो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि ईरान में किस लेवल का जुल्म हो रहा है। साथ ही साथ आपको दिखाते चलें कि जंग का आगे क्या मामला रहेगा, जंग आगे किस लेवल तक पहुंचेगी, लेकिन आप लखनऊ में मुसलमानों का जज्बा देख सकते हैं कि आज ही इजराइल और अमेरिका दोनों के ताबूत यहाँ पर तैयार रखे हुए हैं। ठीक, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप जरा मेरे साथ आएं ताकि मैं इन ताबूतों को भी दिखाऊं, जो ताबूत यहाँ के कमेटी ने बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये इजराइल का झंडा है, लोग यहाँ पर इस पर अपने पैर मार रहे हैं, अपना जूता मार रहे हैं। ये इजराइल का ताबूत बन करके तैयार हो चुका है और ये आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपने जो है इसको जो है लात मार रहे हैं। ये लेवल है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका का झंडा है, लोग इसमें भी लात मार रहे हैं और यहाँ भी इसका भी ताबूत तैयार हो चुका है। बस प्रोग्राम है, एहतजाज का प्रोग्राम है, प्रोटेस्ट का। आगा साहब लखनऊ में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ तबर्रुकात यहाँ पर मौजूद हैं। आम पब्लिक को भूख के लिए, उनकी प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए, भूख शांत करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबीलें भी लगी हुई हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम है कि किसी भी तरीके से किसी भी आवाम के एक भी आदमी को कोई भी परेशानी ना हो। आदाब सर। सर, आज के इस प्रोग्राम जिसका उन्वान है याद शोहदा, इसका क्या मैसेज आप यूथ को देना चाहते हैं? युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि युवाओं को अब क्या करना चाहिए? आपका क्या मैसेज है युवाओं के लिए, खास तौर पे इंडिया के युवाओं के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरजमीन लखनऊ की आवाम को सलाम करूंगा, क्योंकि इतना बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो पैगाम देने के लिए दुनिया वालों को कि याद शोहदा के नाम से यकीनन फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ऐसी मिल्लत के लोग हैं कि जो अपने शहीदों को याद करते हैं। शहीदों को नहीं, दुनिया के हर मज़लूमीन को याद करते हैं। और ये जंग और ये मार्का और ये शहादतें दुनिया के तमाम हुक्मरानों को सबक सिखा गईं कि यकीनन अगर ताकत है, क़ुव्वत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मज़लूम पे जुल्म किया जाए, बल्कि ताकत और क़ुव्वत के सहारे मज़लूम का दिफ़ा किया जाए। आज मिल्लत ईरान ने फ़िलिस्तीन का दिफ़ा करके दुनिया वालों को बता दिया कि दिफ़ा वहीं होता है, मदद वहीं होती है जहां इंसानियत पाई जाती है और जहां पे हक़ पसंदी पाई जाती है। आज पूरी दुनिया बिहम्दिल्लाह इन शोहदा से सबक ले रही है। आवाम, उसमें जवान, बच्चे, ज़ईफ़, औरतें, बच्चियां सब सबक ले रही हैं कि यकीनन इस दौर की अगर करबला कहीं को देखने को मिली है, अगर इमाम हुसैन का मिशन कहीं देखने को मिला है, तो वो सरज़मीन ईरान पर मिशन देखने को मिला है कि जहां शोहदा ने सर तो कटाया लेकिन सर न झुकाया। और आज मिल्लत ईरान भी पूरी तरीके से उसी रास्ते पर गामज़न है कि हम सर कटा देंगे लेकिन जालिम के सामने हम जो है वो सर नहीं झुकाएंगे। इसलिए कि खुदा बहुत बड़ा है, कामयाबी खुदा के हाथ में है और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी बहुत जल्द मिल्लत ईरान के हिस्से में कामयाबी आएगी और जालिम जो है वो जिल्लत का शिकार होगा। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में उसका आंसर दीजिएगा। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ उम्मत को बेदार करना है और तमाम दुनिया को बताना है कि ऐसा नहीं है कि हुकूमतें जो है डरती हैं, घबराती हैं, नहीं, बल्कि अगर आवाम साथ में हो तो मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क में बैठ करके जालिम के सामने एहतजाज कर सकती है और मजलूम के खून की याद दहानी दुनिया को दिला सकती है। आप देख सकते हैं भाई ने अभी यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उम्मत, और उम्मत में शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। यहाँ पर अब कोई भी, जो आप देखते आ रहे थे कि इतिहास में पिछले 30-40 साल से जो शिया और सुन्नी समुदाय में एक झगड़ा था, वो झगड़ा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे जिस कसीर तादाद में मुझे यहाँ पर शिया हजरात दिखाई दे रहे हैं, उसी कसीर तादाद में मुझे यहाँ पर सुन्नी हजरात भी दिखाई दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मैसेज है। आइए साथ ही साथ आपको दिखाते चलें मुस्लिम समुदाय के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप्स चल रहे हैं। ठीक, ये लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर लखनऊ ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ।
मोहम्मद यूसुफ। सर, आप जो ये अपना रक्तदान कर रहे हैं, ये रक्तदान किसके लिए कर रहे हैं? जो मतलब जिसको ज़रूरत है उसके लिए कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है उसके लिए कर रहे हैं। इसको आप कैसा काम समझते हैं? बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में लगभग मान के चलिए कि 50 से लेकर के 75,000 तक का मजमा आने का अंदेशा है, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 25 से 30,000 लोग आ चुके हैं। अभी और लोग आने वाले हैं। किसी भी तरीके का कोई स्टैम्पीड ना हो, किसी तरीके की कोई दुश्वारी ना आए और आम पब्लिक को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए मुस्लिम समुदाय के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर छोटी छोटी सबीलें लगाई हुई है। यहाँ पर पानी पीने का इंतजाम है, यहाँ शरबत का इंतजाम है, यहाँ दवाइयों का इंतजाम है। साथ ही साथ आपको बताते चले, हमारे भाई क्या नाम है आपका? हंजला जी। आप यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए, ब्लड डोनेट किस पर्पस के लिए कर रहे हैं आप यहाँ? जिस भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो खून की। जी। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ स्वामी सारंग जी। स्वामी सारंग जी हिंदू मुस्लिम लखनऊ लेवल पर, यानी उत्तर प्रदेश के लेवल पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा अपने लिए उसको सबसे ऊंचे पायदान पर रखा है। इनके दिल में कोई नफरत नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि स्वामी सारंग साहब भगवा रंग का कपड़ा पहने हैं, लेकिन इस वक्त बड़े इमामबाड़े में मौजूद हैं। पहले भी आप जानते हैं स्वामी सारंग साहब को कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मुहर्रम के मातम में भी आपने स्वामी सारंग साहब को देखा होगा, मातम करते हुए भी देखा होगा। हम स्वामी सारंग साहब से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर किस वजह से आए हैं, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और आवाम को, मुस्लिम समुदाय को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? याद शोदा जो प्रोग्राम रखा गया, ये हम उनकी खिराज अकीदत हम पेश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और शांति की आवाज़ धीमी हो पर वो गूंज के निकलती है। तो ये धीमी आवाज़ गूंजते गूंजते पूरे विश्व में ये छा गई और हम उस शांति के रास्ते पे, वो जिसने भी बनाया, हम उस पर उनके साथ हैं। सर, आपने यहाँ पर, मैंने बड़े इमामबाड़े का अभी पूरा प्रीमिसेस विजिट किया। यहाँ पर जगह जगह सबीलें लगी हैं, जगह जगह खाने पीने का इंतजाम है। बच्चों ने अपना कुछ यहाँ पर प्रेजेंटेशंस तैयार किए हुए हैं। किसी भी तरीके का अराजकता का माहौल या अशांति का माहौल आपको यहाँ महसूस हो रहा है? जबकि यहाँ पर भीड़ इस वक्त 20,000 के लगभग की है, मौजूद है बड़े इमामबाड़े में। किसी भी तरीके की अशांति का माहौल आपको महसूस हो रहा है? अशांति तो लोगों के दिलों में है। यहाँ पे अमली तौर पे कोई अशांति नहीं है। अशांति इस बात की है कि जब शांति पसंद आदमी को शांति से ना रहने दिया जाए तो अशांति करता है। सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास तौर पर जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय इस वक्त एक है, पूरा मुस्लिम समुदाय अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। हिंदू समुदाय को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, शांति पसंद लोगों का कोई समुदाय नहीं होता और हर वो व्यक्ति चाहे किसी भी कौम मिल्लत को मानने वाला हो, अगर वो धर्म के रास्ते पे है, शांति के साथ है, तो वो ईरान के साथ है। ईरान के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि ईरान जो है कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता है और हमारी 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो सभ्यतागत हम लोग 4,000 साल पुराने दोस्त हैं, हमारी सभ्यताएं दोस्त हैं। इवन मतलब बहुत सारे ऐसे धार्मिक शब्द हमारे यहाँ के हैं जो कि फारसी से निकल के आए। हिंदू शब्द भी जो है वो फारसी का शब्द है जी। साथ ही साथ स्वामी जी, हमने ये भी देखा कि ईरान इजराइल वॉर पर भारत सरकार का जो भी मौकिफ है, उनकी एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, ना वो हिमायत में बोल रहे हैं ना मुखालिफत में बोल रहे हैं। लेकिन इस तरीके के याद शोदाए जैसे प्रोग्राम आज लखनऊ में हो रहा है, जगह जगह और भी होंगे। मेरे पास कई पोस्टर्स आए थे, ऑल ओवर इंडिया ये इस तरीके के एहतजाज, ऐसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्या भारत सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा या भारत सरकार को आप चाहते हो कि कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए? देखिए, जो चाणक्य की नीति राज करने की थी, अगर सरकार ना चाहे तो इस तरह का आयोजन आपके देश में नहीं हो सकते। तो सरकार के आप एक मूक समर्थन भी मान सकते हैं और सरकारों का अपना कामकाज करने का तरीका होता है। लोगों से घर नहीं चलते, लोगों से स्टेटें नहीं चलती, लोग अपने पड़ोस को बचा के नहीं रख पाते। उस स्थिति में, मौजूदा स्थिति में सरकार का जो भी निर्णय है, कई बार आपको लगता है कि वो अमेरिका के साथ है, हो सकता है कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या हो, यू नेवर नो, आई नेवर नो। हो सकता है कि इजराइल के साथ क्या, यू नेवर नो कि किस तरह का
हम लोग किस तरह के सिस्टम में जी रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो किस तरह के सिस्टम में जी रहे हैं। हमें तो अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, हमें ये मीनार रोशनी दिख रही है, पर इसके पीछे कहाँ से कनेक्शन जला के उसको रोशन कर रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बात तो पक्की बात मान लीजिए कि अगर सरकारें साथ ना हो तो हम आप यहाँ पे खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते। तो इस बात को आप मेरी बात मानिए। और कई बार होता है ना कि क्या आप मेरी खामोशी को, मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं, तो आप खामोशी को हाँ ही समझिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलेंटिस हॉस्पिटल, रक्त अमृत ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव बाय नोबेलिटी सोसाइटी एंड फ्री है, और नोबेलिटी सोसाइटी से ये जो हेल्थ कैंप यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आंखों का इलाज भी हो रहा है, आंखों की चेकिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक मोहतरमा यहाँ पर अपनी आंखें की शायद आई साइट चेक करा रही हैं या जो भी है, और यहाँ पर डॉक्टर्स का पूरा पैनल बैठा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के समस्याएं बता सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवा सकते हैं। आइए थोड़ी सी बातचीत करके देखते हैं, डॉक्टर साहब से बात करके देखते हैं कि किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है और इसका मकसद क्या है। सर गुड नेम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यासूब अब्बास है। डॉक्टर यासूब अब्बास है, ठीक। सर ये कैंप का क्या पर्पस है, ये कैंप क्यों लगाया गया है यहाँ पर? ये कैंप लगाने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमारे आयतुल्लाह खामनेई उनकी शहादत के अखराजात में, यानी कि हम लोग ने उनके लिए उनको डेडिकेट करके उनके ट्रिब्यूट में हम लोग ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप हो रहा है एंड फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है। इसका एहतमाम, इसका मकसद यही है कि लोग आएँ और हमारे ज़रिए से खिदमत हासिल करें जिसकी वजह से उनको शिफा हासिल हो और इसका सवाब जारी हमारे आयतुल्लाह को जाए। सर ये आप वेलेंटिस हॉस्पिटल से? जी हम लोग वेलेंटिस हॉस्पिटल लखनऊ में कहाँ पर है सर? ये बालागंज चौराहे पर पड़ता है और वहाँ पर लाल मस्जिद बहुत ही मशहूर लैंडमार्क है, उसके एकदम बगल में है। तो यासूब साहब आप किसी पर्टिकुलर कोई आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है या आप सिर्फ MBBS हैं? वैसे हम MBBS हैं, बट उसके अलावा हम KGMU में रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल निशुल्क फ्री इलाज यहाँ पर अभी चल रहा है, निशुल्क प्रिस्क्रिप्शन है, निशुल्क दवाइयाँ हैं। मैं 2 मिनट की बातचीत आपकी मैम से करना चाहता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर एलिया जहरा। डॉक्टर एलिया जहरा। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ, आप जैसे यासूब भाई की जिम्मेदारी यहाँ पर एज ए फिजिशियन है, आपकी क्या जिम्मेदारी है इस कैंप में? मैं RML में राम मनोहर लोहिया में एज एन ऑप्शन गाइन हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ जी। इस कैंप का मकसद क्या है? इस कैंप का मकसद जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग अपने वर्क को डेडिकेट कर रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई साहब के उसमें, और जैसे कि हमें उनके ज़रिए से बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया था इस बात पे कि हमें इल्म के ज़रिए से अपनी कौम में तरक्की करना है। तो हम लोग अपने इल्म के ज़रिए से लोगों की मदद करना चाह रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम चाहते हैं कि उनकी खिदमत कर सकें। आप देख सकते हैं सिर्फ आम जनता नहीं, यहाँ पर डॉक्टर्स जो एक MBBS डॉक्टर हैं, इनका भी इस जंग को लेकर के, इस प्रोटेस्ट को लेकर, याद-ए-शोदा प्रोग्राम को लेकर के कैसा जज्बा है और किस जज्बे के तहत यहाँ पर ये लोग सेवाएं दे रहे हैं आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, यहाँ पर ये छोटी छोटी सबीलें लगी हैं, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के और हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ पर सबील में पानी का इंतजाम किया हुआ है। मैं एक पर्टिकुलर एक सबील पर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी का इंतजाम किया गया है यहाँ पर शिरकत करने वाले लोगों के लिए। इस तंजीम का नाम है जनशक्ति मोर्चा। ठीक, बात करते हैं जनशक्ति मोर्चा के मेंबरान से, जनशक्ति मोर्चा के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, मैं इनसे बात करना चाहता हूं और आपको सर क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम आपको बताते हैं। सर आपका गुड नेम क्या है? मुझको साहिम मेहदी कहते हैं, साहिम मेहदी जी। तो मेहदी साहब आपका ये जनशक्ति मोर्चा, इसका क्या मकसद है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जनशक्ति मोर्चा अभी लेटेस्ट तौर पर विदिन 15 डेज़ के अंदर ये कायम हुआ है और इसका मकसद ये कि सबसे बड़ा इस जनशक्ति मोर्चे का है कि हमारे इस मोर्चे के अंदर हर मजहब मिल्लत के मेंबरान और अहदेदारान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसमें किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू हज़रात भी इसके मेंबर हैं, सिख हज़रात भी मेंबर हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, हर किस्म के हम। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमारा जो इसमें वो है कि ये इसका सबसे बड़ी बात ये कि हम सबसे पहले तो इस मोर्चे की वफादारी है कि हम हिंदुस्तान के वफादार
हिंदुस्तान पर किसी भी किस्म के आँच आएगी तो ये मोर्चा सामने आएगा। उसमें किसी भी किस्म का कोई भी हम अपने मुल्क के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज़ ये कि जो मजलूमों पर जुल्म और ज़्यादती होगी ये मोर्चा सामने आएगा। किसी भी किस्म की नाजायज़ कोई दबाव होएगा ये मोर्चा सामने आएगा। कोई भेदभाव नहीं है इसमें, किसी किस्म का वो नहीं है और वो नहीं, इसमें हर मजहब की जगह है, हर आदमी इसका मेंबर बन सकता है और अपनी फरियाद अगर कोई इसकी है गरीबों की है मदद भी होगी इससे, और हर किस्म का मजहबी काम हर मजहब के वास्ते इसके ओपन रहेगा। मेहंदी साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जो मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। ठीक, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है जनशक्ति मोर्चा। इट साउंड्स लाइक द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लग रहा है। इसके पीछे, इस नाम के इंतखाब के पीछे कोई खास वजह? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हमने ये नाम बहुत सोच समझ के इसी रखा है कि हम इसका अगर अपने मजहब से इसका ताल्लुक करके नाम रखते, हम शिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और अगर हम एक शिया हजरात के नाम से अपनी किसी भी मजहबी ताल्लुक से इसका नाम रखते तो महदूद हो जाता है। ये हर समुदाय को हम जोड़ना पाते ना वो आ पाते, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हर मजहबों मिलत से हैं और हम ये चाहते हैं कि हर मजहबों में मिलत इस तंजीम से, इस मोर्चे से जुड़े, और जुड़ने के बाद सबसे बड़ी बात तो हमने आपसे बताया कि हम अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क के वफादार रहें। उसमें जो भी किसी भी किस्म का उसमें उसके ऊपर वक्त पड़ता है तो हमारा मोर्चा उसके बाद गए। और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 10,000 मेंबर इसके बनाने का टारगेट हमारा ये है। और अभी का लगभग ये है कि 1,500 अभी मेंबर हमारे बन चुके हैं। ये 15 दिन के अंदर ये है कि 1,500 मेंबर बन चुके हैं और बाकी के आगे हमारा कम से कम 10,000 का है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी खिदमत बढ़ेंगी अपने आप सब आते जाएंगे। और इसका ये एक सरपरस्त जो है मौलाना करबे जवाद साहब, लिखा हुआ देखिए, सरपरस्त आफ्ताब शरीयत मौलाना करबे जवाद साहब जनशक्ति मोर्चा ये हैं, और इनकी सरपरस्ती में ये मोर्चा जो है चल रहा है। और इनकी सरपरस्ती मौजूद है और इनका डायरेक्शन भी रहेगा। और इनके ये भी इसी नज़रियात पर है कि किसी भी किस्म का नहीं है, किसी एक फ़िक़े से नहीं है। ये हर मज़हब के साथ इसकी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं, और इस मोर्चे का भी यही एम है। आपने देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जनशक्ति मोर्चा, सर ने, मेहंदी साहब ने किस तरीके से इसका खूबसूरती से इसका जवाब दिया। वो हर समुदाय को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इस मोर्चे में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए इसका ये नाम जनशक्ति मोर्चा रखा गया है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, ये जो पानी का इंतजाम किया हुआ है ये जनशक्ति मोर्चा ओहदेदारान व मेंबरान, इसके अलावा यहाँ पर ये नाश्ते का इंतजाम अंजुमन गुलदस्ते हैदरी इमामबाड़ा मुसाहबगंज ने यहाँ पर इस चीज का एहतमाम किया है। इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, ये आपने क्यों किया है? जो लोग यहाँ मेहमान आ रहे हैं उनके लिए है इंतजाम। सर, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है याद शोदा? याद शोदा का ये मकसद है जो ईरान के साथ और अमेरिका इसराइल जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, और वो उनको, जैसे अमेरिका है, इसराइल जो जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान इसमें अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहा है। जो उसके ऊपर हमला हुआ है उसका दिफा कर रहा है। हमारे सुप्रीम लीडर की जान ले ली गई, इतने सारे वहाँ कमांडर मार दिए गए जिनकी कोई ख़ता नहीं थी, बेजुर्म ख़ता उनको शहीद किया गया, मासूम बच्चियों को मार दिया गया। तो उन्हीं की याद में ये प्रोग्राम रखा गया है। भारत सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? भारत सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसके लिए हम ईरान की तरफ से आवाज़ उठाएं, जो जायज़ बात है आपको करें। जिस तरह से अमेरिका और इसराइल जुल्म ज़्यादती कर रहा है उसके खिलाफ आप जो कुछ कह सकते हैं हमें मोदी जी वो ज़रूर कहें। साथ ही साथ आपको दिखाते चले, ये सबील अंजुमन तस्वीरुल अज़ा, अंजुमन मासूमिया हुसैनिया और अंजुमन दरबार हुसैनी, ये कई शिया समुदाय की तंजीमें हैं जिन्होंने यहाँ पर जगह जगह पानी का इंतजाम किया हुआ है, जगह जगह शरबत का इंतजाम किया हुआ है, ताकि आने वाले लोगों को, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़े इमामबाड़े में इस वक्त एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। ये सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की पोती है, ये उनकी पोती का फोटो है और इस फोटो को इस खूबसूरती के साथ यहाँ लगाया गया है। और मैं साथ ही साथ आपको याद दहानी के लिए ये बात याद दिला दूं
कि ये वही बच्ची है जब सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हुई थी, तो सैयद अली खामनेई साहब के साथ इस बच्ची की भी शहादत हुई थी। ठीक, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक कैंप और लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है डोनेशन कैंप फॉर ईरान। ये यहाँ पर QR कोड है, यहाँ पर ये बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें सारा डोनेशन कलेक्ट किया जा रहा है और इस डोनेशन को ईरान तक पहुंचाया जाएगा। ईरान के लिए एज अ एड इसको पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर औरतों की ये कसीर, खवातीन की ये कसीर तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगा साहब अभी चंदलबात में आगा यहाँ पर मौजूद है, आने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त रात 8 बज रहे हैं और मुस्लिम समुदाय की जो औरतें हैं, औरतों की कसीर तादाद आप देख सकते हैं और इनके जज्बे को आप देख सकते हैं कि किस जज्बे के साथ ये लोग यहाँ पर अपने घर के पूरी फैमिली लेकर के आए हैं, साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े इमामबाड़े में कुछ सबीलें, जहाँ पर ये मस्जिद है इस जानिब भी यहाँ पर कई सबीलें लगी हुई हैं। फैज़ पंजतन फाउंडेशन की सबील है, अंजुमन दस्ते हुसैनी की सबील है और अंजुमन हुसैनिया कदीम की सबील लगी हुई है यहाँ पर, और सबील हुसैनाबाद ट्रस्ट की भी यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगा साहब बस कुछ ही लम्हात में यहाँ पर आने वाले हैं। ये यहाँ पर कुछ LEDs भी लगी हुई हैं ताकि जब भीड़ यहाँ पर हजारों की तादाद में, अभी जब ये पूरा प्रीमिसेस बड़े इमामबाड़े का भर जाएगा तो उस वक्त के लिए ये पूरे इंतजामात बहुत सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लगभग 5000 आदमी की भीड़ वहां पर पहुंच चुकी है। मर्द हजरात अलग बैठे हुए हैं और खवातीनें अलग बैठी हुई हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये इस एहतजाज और याद शोदाए प्रोग्राम के इस पूरे माहौल में इस वक्त एक मैसेज हर बच्चा यहाँ पर पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें सैयद अली खामनेई साहब की शहादत पर बहुत गम है और वो उनके पुरसे के लिए और अमेरिका और इजराइल के लिए वो एहतजाज पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रोग्राम याद शोदा की पूरी रुदाद आपके सामने पेश की जाएगी। इस प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय ने अपने मैसेज को इस प्रोग्राम के जरिए पास ऑन करने के लिए यहाँ पर तकरीर तो चल ही रही है, और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां वाकई में काबिल तारीफ हैं। मैं आपको ये कुछ बैनर्स दिखाने जा रहा हूँ। ये बैनर्स हैं जिस पर जितने ईरान में अमेरिका और इजराइल की वजह से जो अटैक्स हुए हैं, उन अटैक्स में जितने बच्चे, औरतें और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उनके नाम इन लिस्ट में लिखे हुए हैं। ये लिस्ट की आप देख सकते हैं, इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, यहाँ पर हजारों नाम लिखे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये एक बैनर है, इस बैनर पर लिखा हुआ है इजराइल ने बार बार स्कूल्स और न्यूनेटल केयर सेंटर्स को निशाना बनाया और 5 years old ये बच्चे प्राइमरी स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। जो 5 साल के बच्चों की शहादत हुई है इस जंग में, ये आप देख सकते हैं, ये हजारों बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ ये 4 साल के जो बच्चे हैं, 4 years old बच्चे, 3 years old बच्चे, 2 years old, 1 year old और 0 year old, यानी कि जो बच्चे 4-6 महीने के भी अभी पैदा ही हुए थे और 4-6 महीने की जिनकी उम्र रही होगी, ये उन सब के नाम लिखे हुए हैं जिसे ये अमेरिका और इजराइल के अटैक्स में जिनको शहादत मिली, जिनकी जान जा चुकी है। आप इन सारे बैनर्स को देख सकते हैं। ये सारे बैनर, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस जगह मौजूद होते तो आप इन बैनर्स को देख करके ही सिर्फ इसका मतलब निकाल लेते और आपको पता चल जाता कि यहाँ पर लोगों में कितना गम है, कितना गुस्सा है। दोस्तों ये है वो स्टेज जिस पर आका साहब अभी बस कुछ ही लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर नारों का शोर है। एक खुसूसी नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इजराइल। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस स्टेज पर हर धर्म, हर समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर सब मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद है हुसैनी ब्राह्मण कहे जाने वाले एक समुदाय की, जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, मुहर्रम में शोक मनाते हैं और मुहर्रम में मातम करते हैं। उनकी भी यहाँ पर, हुसैनी ब्राह्मणों की भी यहाँ पर एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। शिया उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या बातचीत होगी और इस बातचीत से पब्लिक में, आवाम में क्या मैसेज जाएगा, ये अभी आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी खातून, बहुत सी बच्चियां यहाँ पर ये एक हरा पट्टा डाल करके यहाँ पर मौजूद हैं
ये प्रॉपर ये एक तंजीम का काम है। इस तंजीम के सरबराह हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खिरत रज़ा नकवी। हम सरबराह तो नहीं है, सरबराह हमारे उज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला हैं। ये मदरसा तंज़ीमुल मकातिब का लेडीज़ के लिए है, बच्चियों के लिए, कौम की बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो सिर्फ मजहबी तालीम नहीं होती है, एक परफेक्ट लेडी को घर के लिए जिस तालीम की ज़रूरत है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, इब्तदाई कोर्सेज़ की किताबें पढ़ाना, और उसके अलावा जो घर के अंदर जितनी भी नीड्स होती हैं एक अच्छी घर को चलाने के लिए, कि घर में फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, उस तरह से हम लोग इनकलाब इस्लामी ईरान, जिसने पूरी दुनिया में रोशनी पैदा की है दिमागों के अंदर, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन तंज़ीमुल मकातिब ने मौलाना गुलाम अस्करी साहब क़िबला अल्लाह मकामा के फ़िक्र के तहत ये मदरसा लेडीज़ खुला है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 बच्चियाँ यहाँ से फारिग हो चुकी हैं और इस वक्त 105 बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं कि रात का 9 बज चुके हैं। एक बहुत कसीर तादाद ख्वातीन की यहाँ पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों आप इस जज्बे को देख सकते हैं। इस बच्ची की उम्र मेरे हिसाब से सर 1 या 2 साल होगी, 3 साल इस बच्ची की उम्र है। बेटा बाबू क्या नाम है आपका? अनाबिया। आपका नाम अनाबिया है। ये किसकी फोटो आप पकड़े हुए हो? खमराई साहब की। खामनाई साहब। तो ये आप खामनाई साहब की जो फोटो पकड़े हो, जो खामनाई साहब की शहादत है, उसके प्रोटेस्ट के लिए आप यहाँ पर आए हो इमामबाड़े में? जी। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी स्टैंड ईरान। और कुछ कहना चाहोगी आप? लब्बैक या खमराई साहब। जी। मैम आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम यहाँ पे रहबर की शहादत को मनाने के लिए आए हुए हैं। रहबर की शहादत, आज रहबर की शहादत को 40 दिन हो गए। असलम उनकी शहादत को अपना गम मनाने, जो बच्चे ईरान में शहीद हो गए, हम उनके लिए अपना अफसोस जताने के लिए आए यहाँ पर। हमारे इतने मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे लीडर्स शहीद हो रहे, हम अपना गम जताने के लिए यहाँ पर आए हैं। एहतजाज दर्ज कराने के लिए आप देख सकते हैं कि आप हमारे एक भाई नंगे पैर खामनेई साहब की तस्वीर को लेकर के बड़े इमामबाड़े में पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा भाई से जानना चाहता हूं, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत हुसैन है। तो इशरत साहब जरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस एहतजाज का मकसद क्या है? यहाँ पर ये हजारों की तादाद में भीड़ क्यों आ रही है? इस एहतजाज का मकसद है कि इंसानियत की पैरोकारी करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी जुल्म होगा वहाँ पर एक इंसानियत का परचम लहराने वाला कोई ना कोई ईश्वर ज़रूर पैदा करता है। और आज के दौर का वो जो थे तो वो यही खामनाई साहब थे, जिनको जुल्म और तशद्दुद और आतंकवादी हमले में जो है तो ये अमेरिका और इजराइल ने शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। जो पूरी दुनिया में मजलूमों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो गाज़ा के 70,000 लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि ये नरसंहार बंद करो, ईरान से कोई मतलब नहीं था, मगर वो इंसानियत के लिए खड़े थे, उनकी आवाज़ को बंद किया गया। वो मेज़ पर थे, बातचीत कर रहा था ईरान, उनको बस ज़बरदस्ती जंग सौंपी गई है। हम उसका एहतजाज कर रहे हैं, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि तुम एक खामनाई को मार सकते हो मगर हक की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। उन्हीं ने बच्चियों को वहाँ पर जुल्म किया, 170 से ऊपर बच्चियों को शहीद कर दिया। जो हमारे इंडिया में वहाँ के लोग आए थे, जो वहाँ की सेना आई थी, वो नौसेना आई थी, जहाज आया था, उसके ऊपर हमला कर दिया। श्रीलंका के पास 80 से ज़्यादा वो नौसैनिक मार दिए जो बेखता थे, किसी जंग से उनका कोई मतलब नहीं था। तो हम उसी के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं और इनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि कहीं पर भी आप जुल्म करके जो है तो वो अपना सिक्का नहीं जमा सकते। कहीं ना कहीं से इंसानियत की आवाज़ ज़रूर बुलंद होगी और वो ये आवाज़ थी जिनको इन्हें ख़त्म किया। और इसके बाद इनके बेटे हैं, वो हमेशा इस परचम को हमेशा उठाए रहेंगे और हमेशा वो आवाज़ बुलंद रहेगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी पर जुल्म होगा, हम सब उसके लिए खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, यहाँ की पूरी आवाम खड़ी है ईरान के साथ में इस वक्त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इशरत भाई बात कर। बेटा आपका क्या नाम है? सबीका जैदी। सबीहा जैदी। सबीका जैदी। सबीहा जैदी, ठीक है। बेटा आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम अपने मौलाना साहब के पुरसे के लिए आए हैं, उनकी ताज़ियत की मजलिस के लिए आए हैं। इससे पहले भी वो छोटे इमामबाड़े में एक आए थे और उन्होंने तकरीर की थी, तब आपको उनका क्या मैसेज मिला?
तो उनका यही मकसद था कि जो हम लोग उन्हें अपने मौलाना को पुरसा दे रहे हैं तो उनको अच्छा लगा, उनको ये लगा कि हाँ इंडिया के लोग भी उनके साथ हैं। यही बड़े इमामबाड़े में अभी हमारे साथ कुछ नौजवान और जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करके देखते हैं कि ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और बेसिकली क्या मैसेज, क्या इनको तकरीर से सीखने को मिल रहा है, आगा साहब का इंतजार क्यों कर रहे हैं और आगा साहब की किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीब खान है और लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई किसी एक स्पेसिफिक फिरके की तरफ से नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं, एक साथ हैं और एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यूनिटी ओवर डिवीजन का, लोग जिस तरह से बटे हुए हैं उनको एक साथ लाएं और ये जो जुल्म किया जा रहा है इंसानियत के खिलाफ उसको रोकें। हम सब मिलकर, हम सब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे हम जिस भी फिरके, जिस भी रिलीजन, जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हो। तो यही मैसेज रहेगा मेरा। सर अभी एक खबर आई है, कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन हुआ होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान ने सीधा सीधा इसका ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम पाकिस्तान और इंडिया के लिए खोल देंगे, इनके ऑयल टैंकर्स पास हो रहे हैं। खबर अभी ये आई कि 6 ऑयल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को उन्होंने पार किया और वो पाकिस्तान आने वाले थे, ठीक, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सीधा अमेरिका भेजा, ठीक। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्या कहना चाहेंगे? ये तो सीधे सीधे मतलब मुनाफिकत की बात है और जिस तरह से हम सबको जो भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है या जानता है वो समझ रहा है कि पाकिस्तान की जो रिजीम है इस वक्त वो ट्रम्प की गोद में जाकर बैठी हुई है। वहाँ के जो उनके स्कॉलर्स हैं वो उनके साथ जाके डिनर और लंच और नाश्ते कर रहे हैं और रिजीम उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रही होती है। तो समझ में आता है कि ये उन्हीं के इशारों पे चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह से इंडिया को भी ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि इस वक्त में हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और पाकिस्तान की ये जो गंदी हरकत है इससे तो हम सब इसको कंडेम करते हैं साफ लफ्जों में। तो नजीब साहब साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फायरिंग दिख रहे थे आजकल वो फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक, अजीबो गरीब ट्वीट कर देते हैं आधी रात को, आजकल अभी फिर ट्वीट किया हुआ है, कल रात एक और ट्वीट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो होगा। और ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां से एक ट्वीट जारी किया गया कि हमारे पास इसकी खोलने की चाबी खो गई है, ठीक। इस तरीके के ह्यूमर का जो है वो वहां पर मुजाहिरा किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये बेसिकली डिजिटल वॉरफेयर है और इसके अंदर ईरान काफ़ी हद तक बाजी मार ले जा रहा है। और जहाँ तक रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुझे तो लगता है कि मतलब एक उम्र दराज भी है वो और दूसरे जहन भी उनका थोड़ा हिला हुआ है और जो कारनामे एप्स्टीन फाइल में उन्होंने किए हैं वो पूरा दुनिया पूरी जान रही है। मुझे लगता है कि जो उनका क्लोज कैबिनेट है वो उनको एक कमरे में बिठाकर जो फिल्में दिखाता है उनको लगता है कि यही वॉर है। ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्हें कोई कुछ पता नहीं है, कितने जेट उनके गिर रहे हैं, कितने पायलट जा रहे हैं, उनको लास्ट मोमेंट में बताया जाता है जब नुकसान हो जाता है। तो उनकी गलती नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और वो बेवकूफ़ बनने के लायक इंसान है भी, जिस तरह से उन्होंने काम करे हैं, कारनामे करे हैं और जुल्म किया है मजलूमों पे, बच्चियाँ हमारी शहीद कर दी मिनाब के अंदर। तो ऐसे इंसान के बारे में क्या ही कहा जाए। यहाँ पर सर एक बड़ा सवाल और ये भी उठता है, ईरान का जो डिफेंस बजट है वो 86,000 करोड़ का है, ठीक, लेकिन वहीं पर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है वो 44 लाख करोड़ है, ठीक। ये जमीन और आसमान का अंतर है। आपको क्या लगता है अमेरिका से जीत पाएगा ईरान? देखिए, वॉर शुरू होने से पहले अगर आप ये सवाल करते तो जवाब शायद कुछ और होता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बजट आपका है या जो फाइनेंस आप कर रहे हैं वॉर को, अगर बहुत सारी बड़ी कॉरपोरेशन है जो इस वॉर को फाइनेंस कर रही होती हैं, लेकिन अक्सर जो वॉर लड़ा जाता है वो जज्बे से लड़ा जाता है और हिम्मत से लड़ा जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतनी एक्सपर्टीज़ अमेरिकन जो फौज है उसके पास है जितनी कि जो ईरानियन फौज है। और उन्होंने जो 47 साल का सैंक्शन है थ्रू आउट द ईयर उन्होंने खुद को इस तरह से बिल्ड किया है टेक्निकली, और आप देखेंगे 99% 98% लड़कियों का, औरतों का वहाँ पे लिटरेसी रेट है और टॉप PhDs हैं वहाँ की जो भी लोग हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बजट मायने नहीं रखता है, जज्बा और हिम्मत मायने रखती है। और जिस बहादुरी के साथ ईरान की फौज लड़ाई कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या अमेरिका जैसी कोई और भी ताकत जो अपने आप को पेपर पे सुपर पावर दिखाती है वो इनसे जीत पाएगी, क्योंकि 47 साल के दौरान जो इन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है इराक वॉर के बाद से,
वो जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है वो जानते हैं कि किस तरह से बिल्डअप किया हुआ है और किस तरह से ये लड़ रहा है, और इंशाल्लाह जीत भी ईरान की ही होगी। सामने से नुमाइंदे वली फकीह आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब और आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब तशरीफ ला रहे हैं। हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आगा साहब तशरीफ ला चुके हैं, सैयद कल्बे जवाद साहब तशरीफ ला चुके हैं और आप लोग स्टेज की जानिब बढ़ चुके हैं। हम लोग और बातचीत करेंगे यहाँ से लोगों से और आपको पूरी रुदात पेश की जाएगी। आप देख सकते हैं हज़ारों का मजमा है यहाँ पर, लगभग मेरे हिसाब से 50,000 लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक, इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, ये भी मेरे हिसाब से आई कार्ड डाले हुए हैं और इस पे इनका लिखा हुआ है मेहदियंस ऑर्गेनाइजेशन है ये, और आपका नाम है फरवा रिजवी, राइट? क्या नाम है बेटा आपका? फरवा रिजवी। फरवा बेटा, आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो? हम यहाँ पे हम सब रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं इन सबको एक्सप्लेन करने आए हैं कि ये सब क्या है, और हम यहाँ पे सब देखने आए हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है। हम यहाँ पे जो मजलिस हो रही है इसको सुनने आए हैं। अभी ईरान के नए आयतुल्ला मुंतखब हुए हैं जनाब सैयद मुश्तबा खामेनी साहब। इनका कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पर आकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय ने सैयद मुश्तबा खामेनी साहब को अपना आयतुल्ला, अपना सुप्रीम लीडर मान लिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं आयतुल्ला सैयद अली खामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान मिलिट्री से एक फ़ोटो जारी किया गया था। उस फोटो में सैयद अली खामेनी साहब की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी कबा मौजूद थी, उनका दस्तार मौजूद थी, उनका रुमाल मौजूद था, और ये इसी तरीके की कुर्सी, इसी तरीके का ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ पर हुसैनी टाइगर्स ने बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलपोशी की गई है और ये सैयद अली खामेनी साहब की कुर्सी का एक अक्स यहाँ पर दिखाया गया है ताकि लोगों में उस शहादत का जज्बा पैदा हो जो सैयद अली खामेनी साहब ने इस्लाम के लिए और मुस्लिम समुदाय के लिए दी और फ़लस्तीनियों के लिए दी। आप देख सकते हैं इस बच्ची की उम्र जो है वो महज 2 से 2.5 साल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप इस बच्ची का जज्बा देख सकते हैं। इससे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटा बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज़ैनब फातिमा। आपका नाम ज़ैनब फातिमा है। ये जिनकी फ़ोटो आप पकड़े हुए हो, ये इनको जानते हो? ये कौन है? खामनई साहब। खामनई साहब हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हो? हम यहाँ आए हैं मजलिस सुनने खामनई साहब की। बाप बेटे दोनों जलील अमेरिका इजराइल, बाप बेटे दोनों जलील अमेरिका इजराइल, बाप बेटे दोनों जलील अमेरिका इजराइल। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची का जज्बा क्या है, शहादत को लेकर क्या जज्बा है। सैयद अली खामेनी साहब की तस्वीर के साथ बच्ची यहाँ पर एहतजाज पेश कर रही है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, किस कदर सब्र और इस्तकामत से काम लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। एक बात आपको यहाँ साथ ही साथ बताता चलूँ कि आप अपने इस जानिब देखेंगे तो वहाँ हज़ारों का मजमा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर साइड ज़रा दिखाएं और देखें इस हज़ारों के मजमे को। ठीक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीछे भी हज़ारों का मजमा है। ठीक, इसके पीछे भी हज़ारों का मजमा है, और सबसे बड़ी बात आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मेरे पीछे भी सैकड़ों हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जिनको जगह नहीं मिल पाई। वो लोग भी अपने मोहब्बत का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं। इमाम खामेनी साहब के लिए मोहब्बत का इजहार और उनके पुरसे के लिए यहाँ पर सब एक बहुत ही जुनूनी जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो ये भीड़ बैठी हुई है, इसमें कसीर तादाद में ख़वातीन हजरात बैठी हुई हैं और साथ ही साथ हर खातून के साथ एक छोटी बच्चियाँ भी मौजूद हैं जिनकी किसी की उम्र 2 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है। मुझे आलिम दीन इमाम अहमद रज़ा खान साहब का एक शेर याद आ रहा है, जो शेर इस मौके पर बिल्कुल फिट बैठता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का।
आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारी बहन मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इनसे बातचीत करूंगा, थोड़ा जानना चाहता हूँ आप यहाँ पर आज क्यों इकट्ठे हुए? हम यहाँ पर ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम वक्त के यजीद यानी इजराइल के ख़िलाफ़ है और हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है वो गलत हो रहा है। गज़ा, ईरान या फिर कहीं भी अगर मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है तो वो गलत है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको मेरे हिसाब से आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17, 18, 20 साल होगी, ठीक, आप यूथ को, अपने साथ के जो आपके भाई बहन हैं, इनको अगर आपको एक मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी पढ़ाई जो भी आप इस वक्त पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें और उसमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि हम दूर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते। अगर हम पढ़ेंगे, अगर हमारे पास मजबूती होगी, एक ओहदा होगा, तो हम लोगों को अपनी बात मनवा सकेंगे या हम लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकेंगे। और हत्ता कि अगर यहाँ के भी मजलूमों की हम मदद कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही होगा और ये सब सिर्फ तभी हो सकेगा जब हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर हम फोकस्ड रहें। ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है याद-ए-शोहदा, इस प्रोग्राम में शहीदों को किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें एजाज दिया जा रहा है? यहाँ पे हम शहीदों को दिखा रहे हैं कि उनको कैसे शहीद किया गया और वो किस तरीके से बिल्कुल मुहकम ईमान के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने इतना जुल्म सहा लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी इजराइल की बैत या फिर इजराइल के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। और हम ये दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं कि इन शहीदों के ज़रिए हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये वो शहीद है जिन पे जुल्म हुआ, जिन्होंने अपनी सख्तियाँ सही लेकिन कभी भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? जहाँ भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो या किसी भी मजहब से हो, अब दुनिया के सामने आ चुका है। और अगर ये कहा जा रहा है कि ईरान भी अटैक कर रहा है तो ईरान बेसिस पे अटैक कर रहा है जो कि सामने है, लेकिन इजराइल स्कूल को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा है। तो ये तो हर इंसान की जिम्मेदारी है ना कि वो कम से कम एटलीस्ट बच्चों के लिए तो आवाज़ उठा ही सके। जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से सिर्फ एक नैरेटिव पूरी दुनिया में, नैरेटिव नहीं कह सकते उसको हम, ये सच्चाई है कि जो बाकी के ईरान के अलावा जो बाकी के 56 मुस्लिम देश हैं उनका मौक़िफ़ अलग है, उनका टारगेट अलग है और ईरान का टारगेट अलग है। इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगी? जो बाकी के 56 इस्लामिक ममालिक हैं वो सब एक्चुअली में इजराइल और अमेरिका के आगे बिक गए। वो उनका खुदा सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो ज़ाहिरन नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो सजदा सिर्फ उसी को करते हैं जो उन्हें पैसा दे सके, और ईरान सिर्फ हक के साथ खड़ा हुआ है। तो जो 56 ममालिक हैं वो अगर अपने आप को मुसलमान कह भी रहे या फिर कोई भी ऐसा जो उन्हें मुसलमान मान रहे तो असलन वो गलत है। बहन आपका नाम क्या है? सैयदा वहीदा आबदी। सैयदा वहीदा आबदी। मैं बात कर रहा था सैयदा वहीदा आबदी से। बहुत खूबसूरत बातचीत की, बहुत अच्छा जज्बा है इनके अंदर। इस वक्त बड़े इमामबाड़े में आप देख सकते हैं कि याद-ए-शोहदा के नाम से इस प्रोग्राम में बच्चे बच्चे का क्या हौसला है, बच्चे बच्चे का क्या जज्बा है। मुझे इस वक्त इस बच्चे को, ये बच्चा मुझे नजर आया और मैंने यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहा कि इनको कवरेज करें। मुझे मशहूर आलिम दीन इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का एक शेर याद आ रहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस बच्चे से बात करते हैं। बेटा नाम क्या आपका? मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। मोहम्मद हुसैन नाम है। ये आप जिनका फोटो पकड़े हुए हो उनका नाम जानते हो आप? क्या नाम है इनका? सैयद अली खामनेई साहब। सैयद अली खामनेई साहब। हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं इतने सारे लोग? खामनेई साहब की मजलिस के लिए, उनकी मजलिस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। ये था मोहम्मद हुसैन। इस बच्चे की उम्र महज 4 या 5 साल होगी और आप इस बच्चे के जज्बे को देख सकते हैं। अगर आपकी मुलाकात रहबरे शहीद से होती तो आप उनसे क्या कहते? बड़े इमामबाड़े का ये तारीखी नज़ारा आपके दिल को झकझोर देगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ कुछ स्टिकी नोट्स के जरिए अपने कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, आप देख सकते हैं। मैं इन कुछ मैसेजेस को आपको पढ़ करके दिखाता हूँ जिसमें बच्चे का एक का ये मैसेज लिखा हुआ है। पहले सलाम कहते हैं, उसके बाद उनको मुबारकबाद देकर उनसे कहते आगा मेरे कोई नहीं जिसे मैं इमाम सिपाही बनाऊं और दीन। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? रिजवान जाफर।
रिजवान जाफर नाम है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आपकी मुलाकात रहबर शहीद से होती तो आप उनसे क्या कहते? ठीक, आप इस चीज को इस पर लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इसको माइक पर भी बोलें कि आप उनसे क्या कहते हैं। अगर उनका सामना होता तो उनका सामना ये होता कि चूंकि उन्होंने अपने किरदार के ज़रिए से दुनिया वालों को ये बताया कि देखिए हमेशा हक़ के सामने खड़े रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत का इंसान हो, लेकिन हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए। उन्होंने तो हक़ का साथ दिया है, आप उनसे क्या कहते हैं? हम उनसे यही कहते हैं कि हम भी आपके किरदार के मुताबिक, आपके कैरेक्टर के मुताबिक हम आपका साथ देते, और दुनिया में जहाँ कहीं भी हक़ का जो है जुल्म होता हक़ के ऊपर, हम उसका साथ देते। ये उनका पैगाम था, और यही बात हम उनसे कहते कि आपके किरदार और आपके कैरेक्टर की बुनियाद पर पूरी दुनिया में ये एक मैसेज गया है कि हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए, जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बातचीत की भाई ने यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी उम्र किसी की 3 साल होगी, किसी की 4 साल, 5 साल, 6 साल, मैक्सिमम 7-8 साल तक के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं यहाँ पर, मैं चाहता हूँ उनसे कुछ बातचीत करना और आपसे उनको रूबरू कराना। और ये आवाम को, ये यूथ है, ये हमारे नौजवान है कौम के, मैं ये इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये क्या चाहते हैं और आगे क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अली हैदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सैयद अली हैदर नाम है। ये प्रोग्राम क्यों किया गया? ये प्रोग्राम देखिए, पहली चीज़ तो ये रहबर का 40वां है आज, उनकी 40वें के तौर पे हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि रहबर की मोहब्बत में जितने लोग भी आए हैं और उनकी मोहब्बत में हम लोग ने ये प्रोग्राम करा है। और आप देख सकते हैं, ये उनको भी दिखा दिएगा कि उनके, अगर आप रहबर से मिलते तो आप उनसे क्या कहते हुए शहीद हुए हैं, और उसके बाद जो उन्होंने कितने लोग मार दिए हैं इसराइल ने, उसकी आदमी आप देख सकते हैं। मिनाब के स्कूल के बच्चे हैं और जितने जर्नलिस्ट मार दिए हैं, उसका तो एक कॉन्डोलेंस है पीछे करके, आप देख सकते हैं रहबर की इस पे शहादत के लिए। तो वही माशाल्लाह पूरा उनके लिए करा गया रहबर की याद में। और ये जो पैगाम है, जो रहबर का जो रास्ता था, ये आप सोच सकते हैं कि इजराइल ने उनको मार दिया कि वो रास्ता रुक गया, नहीं, बल्कि उनकी जो मूवमेंट है वो हमेशा जारी है, और उनका पैगाम है वो हमारे लिए हमेशा जज्बे में रहेगा। जैसा कि देखा जा रहा है, जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत फायरिंग मोड में थे, आज वो फ्लावर बन चुके हैं। आपका इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? जी, असल में सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाना चाहते थे, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता है कि वो ग्राउंड लेवल पे और अपने जो उनका वो है उसमें वो पावरफुल नहीं है, लेकिन वो दुनिया में एक बबल बनाना चाहते थे कि जिससे सब दुनिया उनसे डर के रहे। जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, जी उनको उठा लिया, तो वो दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो वही ईरान में करना चाहते थे, जैसे सबने कहा कि रिजीम चेंज एंड ऑल, तो वो ये करना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ईरान का बैकग्राउंड क्या है और वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसीलिए जो ईरान, जब उन्होंने हमला किया, उसके बाद जब ईरान का बैकफायर हुआ तो वो उनके अगेंस्ट हो गया, और बाद में उनको इतना उन्होंने तैयारी नहीं करी थी कि उनको नहीं लगा था कि ईरान इतना बैकफायर कर पाएगा। तो ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। अभी ईरान की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था। उस बयान में ये कहा गया कि हम इंडिया और पाकिस्तान, ये हमारे एक दोस्त मुल्क हैं, इनके लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं, इनके जो भी तेल और गैस के टैंकर्स जा रहे हैं हम उनको जाने देंगे, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर अभी पिछले 7-8 दिन पहले की बात है, जब 6 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के लिए जब रवाना हुए और वहां से पास हो गए, तो वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वो 6 के 6 ऑयल टैंकर सीधे अमेरिका पहुंचवा दिए। आप इस बात पर कोई कुछ कहना चाहेगा? ये हमेशा से देखिए, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। आपने एक तरीके से अगर उठा के देखिए तो ईरान ने आपको एज अ ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे एक मौका दिया था कि हम एक ह्यूमैनिटी हमेशा रखेंगे, और ईरान हुसैनियत को फॉलो करता है। जो टीचिंग इमाम हुसैन की है वो हमेशा ये कहती है कि किसी के बेवजह जुल्म नहीं कर सकते हम, और ह्यूमैनिटी ही हमारा नहीं तो रिलीजन है, और इमाम हुसैन का जो भी टीचिंग है वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। लेकिन इन्होंने इस तरीके का फ़ायदा उठाया और नाजायज़ फ़ायदा उठा के इन्होंने अगर ये काम किया है, तो ये खुद एक बहुत अपने आप में मजम्मत की बात है, और एक अपने आप में एक जुल्म का साथ देने के बराबर है। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल कंडेम करने वाली बात है कि ये किस तरीके से आपने ये चीज़ें अंजाम दी है, और इस तरीके की चीज़ों पे करने के ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है आपके ऊपर कि आप खुद जालिमीन के साथ में हैं, चाहे किसी भी तरीके से शरीक रहें, और किसी भी तरीके से शरीक रह चुके हैं और रहते चले जा रहे हैं। ये आप खुद जालिमीन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और एक इमेज आपने बना ली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और उस लिखित ट्वीट में
उनका एरोगेंस नजर आ रहा था। जिस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। साथ ही साथ वहां से एक सरकेज़म के साथ ईरानी मिलिट्री से एक ट्वीट हुआ और उन्होंने वहां पर लिखा कि हमारे पास चाबियां खो गई हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल ही नहीं पाएंगे, हमारी चाबी खो गई है, वी हैव लॉस्ट द कीज। ठीक, इस मामले पर कोई कुछ कहना चाहेगा? देखिए, सो फार एज स्ट्रेट हॉर्मुज इज कंसर्न, तो मैं ये बताना चाहता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, सबके लिए खुला है। बंद किसके लिए है? अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए है। और अगर बंद हुआ, अगर दुनिया में परेशानी है ऑयल और गैस और सप्लाईज की, तो उसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अमेरिका एंड इजराइल इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो आज दुनिया इतनी परेशान है, 8 करोड़ जनता परेशान है, 8 अरब जनता, पूरी दुनिया, बिकॉज ऑफ वन पीपल एंड द नेम इज टेररिस्ट नेतन्याहू। तो सारे लोगों को ईरान से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्यों बंद किया है, क्यों नहीं बंद किया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये ईरान की शराफत है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक खोला हुआ था सबके लिए, जबकि सारी दुनिया उसके ऊपर सैंक्शन लगा रही थी और सब खामोश थे। दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, समंदरी रास्ते हैं, जहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी है वो उस कंट्री की हद कहलाती है। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऐसे पानी के हदूद हैं, सारी दुनिया टैक्स लेती है और विदाउट परमिशन किसी को नहीं जाने देती। लेकिन ये ईरान है जिसने अभी तक सारी दुनिया को अलाउ किया हुआ था, लेकिन अब ऐसी कंडीशन हुई कि अब उसको दुश्मनों के लिए बंद करना पड़ा। तो अभी भी सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, अमेरिका, इजराइल, उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से दुनिया के लोगों को परेशानी हो, तो उसने नहीं बंद किया है, ना बंद करेगा। बंद है अगर तो अमेरिका, इजराइल को, अगर उसमें हिम्मत है, मर्दानगी है, तो इतनी बार अपने स्टेटमेंट जो बदल रहा है बार बार, पहले कहता है मैं खुलवा दूंगा 48 घंटे में, फिर 5 दिन में, फिर 10 दिन में, ठीक है, और खुलवा नहीं, फिर स्टेटमेंट बदलता है कि हॉर्मुज मैं क्यों खुलवाऊं, मुझे तेल की ज़रूरत नहीं, मेरे पास खुद है। अब फिर ये कह रहा कि नहीं खुलवाना है, तो उसके तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। जैसा कि हम लोगों ने अभी ये देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये ईरान की अमेरिका से कोई डायरेक्ट लड़ाई तो थी नहीं, ठीक, लड़ाई थी इजराइल और ईरान की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें बीच में चौधरी बन करके पहुंच गए। ठीक, अब इसमें फ्रंट पे आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और शायद नेतन्याहू उनसे एक स्टेप पीछे आ गए। ठीक, और फ्रंट पे आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी हैसियत इस दुनिया में सबसे बड़े प्रेसिडेंट की है। ठीक, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा जबकि पिछले जब ईरान पे फुल फ्लेज वॉर इन्होंने अनाउंस किया था इजराइल ने, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कई बार कहा कि आप ईरान पर अटैक कर दीजिए, ईरान पर अटैक कर दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा मना किया। आपको क्या इसकी वजह लगती है? देखिए, इजराइल ने आज से पहले भी जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, सब के साथ कोशिश किया कि अमेरिका ईरान पे हमला करे और ईरान को ख़त्म कर दे, लेकिन इससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने चाहने के प्रेशर के बावजूद उन्होंने हमला नहीं किया। रीज़न इसलिए कि उसके आसपास उसके इत्तेहादी अरब ममालिक और दूसरे लोग भी हैं। उसे मालूम था कि अगर हम ईरान पे हमला करेंगे तो इसके असरात हमारे इत्तेहादियों पे भी पड़ेंगे। लेकिन जब से ट्रंप आया, तो ट्रंप, सबको मालूम है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है कि ही इज़ नॉट मेंटली फिट। तो जब इस पागल प्रेसिडेंट को ये लोग पा गए, तो उसको इन्होंने पकड़ा, और ऐसा पकड़ा जी कि शायद दूसरे प्रेसिडेंट नहीं पकड़ में आए होंगे। एप्स्टीन फाइल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि एप्स्टीन फाइल में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कल्प्रिट पर्सन। वो जेफरी एप्स्टीन का दोस्त था, तो उसके पास ऐसी फाइल्स मौजूद हैं कि उससे वो ब्लैकमेल करता है कि देखो, अगर तुम ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारी फाइल आया कर देंगे और तुम्हारी प्रेसिडेंसी चली जाएगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो इजराइल ने जाके अमेरिका में खुद पूजा अर्चना बाकायदा होती है, उनकी इबादतें होती है, उसमें उन्होंने
वहाँ के क्रिश्चियंस को ये समझाया है, जो पादरीज हैं, जो बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको ये समझाया है कि देखो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अगर बुलाना है तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तब आएंगे जब हमारा दज्जाल और सुफियानी आएगा। तो दज्जाल और सुफियानी को लाने के लिए इनके ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे मुल्क की हदूद हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब की हदूद डिफाइंड है कि यहाँ तक आपकी सरहद है। इजराइल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका कोई मैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे एक्सपेंशन करना है। तो उसने हर तरीके से प्रेशर करके, अरब ममालिक के जितने हुक्मरान हैं वर्ल्ड के, आप देखिए कितने लोगों ने रिज़ाइन किया। क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि उनको एप्स्टीन फाइल में उसने पकड़ रखा था। उनकी एक नस दबा रखी है। साथ ही साथ सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी हमने बेसिकली अभी देखा, जैसे कि हम लोग भी, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, हम लोग सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि ये क़यामत की अलामतें हैं, हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर जब होगा तो उससे पहले ये वाक़यात गुजरेंगे। उसमें से मेरे हिसाब से 40-50% गुजर चुके हैं और अभी हो रहे हैं। ठीक, ये ग्रेटर इजराइल भी बनेगा, ठीक, बिल्कुल बनेगा। आपको क्या लगता है कितने टाइम में क़यामत आ जाएगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट कि देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली ये दो आइडियोलॉजी की का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ वो लोग हैं जो एप्स्टीन ग्रुप के लोग हैं, जो वार क्रिमिनल हैं, जिनके खिलाफ वारंट आईसीजे ने जारी कर रखा है। तो एक तरफ ये ग्रुप है, दूसरी तरफ ईरान है जो पूरी दुनिया में अमनो अमान का पैगाम दे रहा है। वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहता है। अच्छा, इधर जो आइडियोलॉजी है जो वो इजराइल की है, उनका ये कहना है कि जब दज्जाल और सुफियानी आएगा तो वो आके पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा और हमारी पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी। दूसरी तरफ जो ईरान और जो शिया मैथोलॉजी के लोग हैं, इसके अलावा दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हैं हो या इवन गैर मुस्लिम हो, सब जगह ये बात मुसल्लम है कि एक निजात दहिंदा आएगा, मतलब सदयुग एक दिन आएगा। तो हम लोग भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और जब इमाम ज़माना इस्लाम आएंगे, हमारी पूरी जो प्लानिंग है, जो कोशिश है इस आइडियोलॉजी की, वो ये है कि हमारे इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए ताकि ये जो दुनिया जुल्म जोर से भरी हुई है, ये जो यूनिपोलर दुनिया है जो सारे कानून बनाती है और ख़ुद सारे कानून को तोड़ती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आहत है, इंसानियत कराह रही है। देखिए इतने सारे जो पोस्टर्स लगे हैं ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि कुछ ताकतें वो ऐसी हैं जो पूरी दुनिया पे हुकूमत चाहती हैं और ख़ास तौर से जो यहूदीज़ हैं, इनको ये बड़े चैलेंज से कहते हैं वी आर गॉड चूजन पीपल। क्या कहते हैं? वी आर गॉड चूजन पीपल। हम लोग भगवान के चुने हुए लोग हैं। हाँ, हम लोग भगवान के चुने हुए लोग हैं और ये जो सारी कायनात है, जितना सारी चीज़ें सब हमारे भोगने के लिए है। बाकी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं ये सब के सब पे हमें हुक्मरानी करने का हुक्म है, ये सब हमारे मातहत हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी ये है, वो उस आइडियोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। और अभी ट्रम्प भी यहूदी है। ट्रम्प ने ईरान से क्या कहा था कि कंप्लीट सरेंडर, ये एक तारीख़ी जुमला है। कंप्लीट सरेंडर किससे कह रहा है? उससे कह रहा है जो करबला की आइडियोलॉजी वाले हैं कि जहां हम किसी बातिल के आगे बैयत नहीं कर सकते। तो इन दोनों का टकराव है, एक तरफ बातिल कुव्वत है और एक तरफ वो कुव्वत है जो दुनिया में अमन व अमान चाहती है। अभी बीच में हमने ये देखा कि जब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब से पहले जो आयतुल्लाह थे उनका नाम था सैयद खुमैनी साहब, बेसिकली खुमैनी साहब। खुमैनी साहब से पहले वहाँ पर जो रिजीम थी वो थी शाह रज़ा पहलवी की। ठीक, शाह रज़ा पहलवी जब से भागे हैं ईरान छोड़ करके, तब से वो यूएस में रह रहे हैं। ठीक, आजकल वो भी बहुत एक्टिव हो गए हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं अब, और वापस से उनकी वो रिजीम आने वाली है वापस। उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब हिटलर ने इनको भगाया, यहूदियों को उनको धोखा दिया तो भगाया मार के, तो उस पनाह लिया फ़लस्तीन में। ठीक है,
जब फ़लस्तीन में पनाह लिया तो धीरे धीरे करके वो उनकी बदमाशी वहीं से शुरू हो गई और ये कब्ज़ा करना शुरू किया और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया। फिर एक टाइम आया 48-49 में जब अमेरिका और बड़ी ताकतें आई और उन्होंने सुलह सफाई की और उसमें एक डिवीज़न किया कि 60% इजराइलियों को दिया और 40% फ़लस्तीनियों को। तो पहले तो यही गलत था कि यहूदियों का वहाँ कुछ भी नहीं था, सारी ज़मीन तो फ़लस्तीनियों की है हज़ारों साल से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र किया। अब धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने 40% जो ज़मीन फ़लस्तीनियों को दी गई थी उस पर भी मार धाड़ के कुव्वत से ताकत से वो भी छीनना शुरू किया और छीनते छीनते आज उनको 5% पे लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये उनकी आइडियोलॉजी है। आपने जो दूसरा सवाल किया कि रज़ा शाह पहलवी का, तो ये काम तब से शुरू हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई और बरतानिया का कब्ज़ा था ईरान पे। ठीक है, तो उस वक्त वो ईरान के ऑयल को लेता था। तो जब इस चीज़ों को देखा वहाँ की पब्लिक ने, लोगों ने, तो वहाँ एक प्रेसिडेंट आए थे मुसद्दिक। तो मुसद्दिक ने क्या किया कि जो फ्रेंच ऑयल रिफाइनरी थी, ठीक है, उस ऑयल रिफाइनरी को पूरा उन्होंने नेशनलाइज किया, यानी ये तेल यहाँ का है, ईरान का है और ईरान के लोगों का हक है। अब ये बाहर के लोग बाहर नहीं जाएगा, उनका कब्जा नहीं रहेगा। तो क्या किया बरतानिया ने, CIA के साथ मिल के, जैसे अभी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई खामनाई साहब का, उसी तरह की कोशिश करके उनका तख्ता पलट किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अच्छा, जेल में जब डाल दिया गया तो 28 सितंबर फ्राइडे का दिन था कि जब पूरे फ़लस्तीन, पूरे ईरान में एक रिवोल्ट हो गया। जब रिवोल्ट हो गया उसको दबाने के लिए रज़ा शाह ने पूरी कोशिश की और गोली चलवाया। जब गोली चलवाया तो ये मामला और ज़्यादा फैल गया। अल्टीमेटली रज़ा शाह पहलवी को भागना पड़ा उसका और बाहर जाके पनाह लिया। इस वक्त अमेरिका उसको इस लालच में बैठाले हुए है कि हम रेजीम वहाँ की चेंज करेंगे और फिर रज़ा शाह पहलवी के बेटे को वहाँ पे बैठा लेंगे। ठीक है, वार क्रिमिनल लेके खुल के अपने क्राइम का इजहार कर रहा है। अभी कल उसने बयान दिया है कि इससे पहले जो ईरान में वबाल हुआ, बहुत सारे मस्जिदें जलाई गई, नुकसानात किए गए, उसमें असलहा भी अमेरिका ने दिया कुर्द के ज़रिए और उसके CIA और मोसाद के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। जब ईरान ये बात कह रहा था तो मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा था। मीडिया कह रहा था ईरान ने बहुत गलत किया, लोगों के राइट्स है, अगर वो राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इस तरह से उनको क्रश नहीं करना चाहिए। आज ट्रंप ने खुद बता दिया कि उनको भेजने वाले, असलहा भेजने वाले और लोग हमारे थे। तो इंशाल्लाह इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये रेजीम ईरान में बदलना चाह रहे थे, बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनकी रेजीम अमेरिका में खुद बदल जाएगी। सर, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद कायम हैदर रिजवी। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे सैयद कायम हैदर रिजवी साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छी और बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हमारे साथ की। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।